हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी अभी हम आर्टिकल्स के अंदर घुस गए हैं और अभी हम बहुत सारे आर्टिकल्स, लगभग आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51A लगातार करेंगे। उसके बाद 52 से 78 की कहानी शुरू करेंगे। तो अभी हम लाइन वाइज जो है अभी आर्टिकल्स के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें अपने को समझनी है। आज की क्लास में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 की बात होगी, यानी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात होगी, जिसके अंदर यूनियन और उसकी टेरिटरीज की बातें की जाती है। अब यूनियन क्या है, टेरिटरी क्या है, अक्वायर्ड टेरिटरी क्या है, ये छोटे छोटे से कुछ वर्ड्स होते हैं। जो वर्ड्स हमारे गलत हो जाते हैं, हम इनके मतलब नहीं समझ पाते, उन सब चीजों को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। आप सब लोगों को पता है कि परचम क्लासेस ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी एक ईयर बुक लॉन्च की थी, जिसके अंदर जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स कवर किए गए थे। वो किसी तरीके का करंट अफेयर है, इंडेक्स है, रैंकिंग है, फाइनेंस का है, किसी भी तरीके का है, वो सब उसके अंदर कवर्ड था। अब वो तो हो गया हमारा थ्योरी सेक्शन। अभी अगर आप लोग उसके एमसीक्यूज करना चाहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो करंट अफेयर की, तो ये सवाल नाम की ई बुक आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ये जो बुक है ये 4 पार्ट्स में आएगी। ठीक है, एक एक करके 3-3 महीने की एक बुक आप लोगों को मिलेगी, और जिसकी पीडीएफ हमारी ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगी। जो एस्पिरेंट्स सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको पूरे साल का कंपाइलेशन मिल जाएगा। जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं परचम क्लासेस का, उनको parchamclasses.in पे जाके एक एक पीडीएफ जो है वो ये मिल जाएगी। कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स का भी और बिना सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स का भी। बस जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनको साल का कंपाइलेशन मिल जाएगा। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन स्टूडेंट्स को क्या होगा, उनको बार बार अपना पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी पहली ई बुक जो है वो हमारी ऐप पर, हमारी साइट पर आ चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर करंट अफेयर्स जो है वो मिलेंगे आपको, 300 करंट अफेयर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मिलेंगे। ठीक है, कुछ कोर्सेज बता दूं मैं। एसएससी जीए का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। पूरा बैच रिकॉर्डेड है, पूरी टीम ने मेहनत करके इसको प्रिपेयर किया है। और एक जो बैच है वो चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जो मैंने प्रिपेयर किया है बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। इकोनॉमिक्स जिसने नहीं देखी, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे जाओगे यूट्यूब में ही, आपको पूरा, आपको इकोनॉमी का एक आइडिया लग जाएगा। बेसिक बेसिक चीजें मैंने यूट्यूब पर भी करवा दी है। बट कोर्स में क्या होता है, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में वो चीजें होती हैं और एक रेगुलरिटी के साथ आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरा वही स्टाइल रहेगा इकोनॉमिक्स वाला, क्योंकि मैं एक देसी सी पर्सनालिटी हूं, तो हम उसी तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने क्या बताया कि हम आर्टिकल्स के अंदर घुस रहे हैं, तो अभी हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 4 की बात हो रही है। ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 4। आपको पता है भारत के संविधान में 25 पार्ट्स हैं। आज के दिन इनिशियली 22 थे, बाद में कुछ ऐड हुए हैं। और आर्टिकल 1 टू 4 की इस सेशन में बात कर रहे हैं। तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 4 और शेड्यूल 1 की बातें हो रही है। ठीक है, तो अभी पहले तीनों को समझ लेते हैं। पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। पार्ट 1 का नाम ही यही है कि वो हमारे यूनियन और टेरिटरी की बातें करेगा। यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स शामिल होंगे, सिर्फ राज्य की बातें होती है यूनियन के अंदर। और टेरिटरी के अंदर स्टेट्स, यूटी और अक्वायर्ड टेरिटरी, जो हमने किसी भी समय पे अक्वायर की है या हम कर सकते हैं, वो तीनों शब्द इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। मतलब कि जो टेरिटरी है वो एक ब्रॉडर टर्म है, और यूनियन शब्द सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कंप्राइज करते हैं। यूनियन में सिर्फ स्टेट आएंगे और टेरिटरी के अंदर स्टेट्स, यूटी और अक्वायर्ड टेरिटरी, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। एक तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 1 टू 4 क्या कहते हैं उस पर अभी चलेंगे। अभी हम शेड्यूल 1 की बातें करते हैं।
देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है। कितने? 12 शेड्यूल है। उसमें शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 जितने भी भारत के अंदर स्टेट्स हैं उन सबके नेम डिस्क्राइब करता है। यानी जो भी भारत की यूनियन है, जो भी भारत की टेरिटरी है, भारत का मैप जो है, भारत का के नाम जो चीजें हैं, जो स्थलाकृति, जो भूमि, जो लैंड भारत के नाम है, वो सारी चीजें शेड्यूल 1 के अंदर है। अगर किसी स्टेट का नाम शेड्यूल 1 में नहीं है, इट मीन्स वो इंडिया का नहीं है। अब जैसे तेलंगाना बना, तो तेलंगाना बना तो शेड्यूल 1 के अंदर उसको डाला गया। ठीक है, शेड्यूल 1 की बातें क्या है? शेड्यूल 1 क्या बताता है? ये नेम बताता है। जितने भी नेम हैं यूटी यूनियन के और उसकी टेरिटरी के, जो भी नेम है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे ही कोई नया स्टेट बनता है तो शेड्यूल 1 के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है और उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी। मैं बात करूंगी शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4, आपको ये कुछ बेसिक चीजें हमेशा याद रखनी है। शेड्यूल 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। अब देखो क्या होता है, हर स्टेट की कुछ सीटें आवंटित है, एलोकेटेड है राज्यसभा के अंदर। जैसे हरियाणा को 5, किसी और स्टेट को कुछ कितनी और, किसी और स्टेट को कितनी और। तो जैसे ही कोई नया स्टेट बनता है तो उसकी राज्यसभा की सीटें भी तो एलोकेटेड होगी। यानी क्या किया जाएगा, जिस तरीके से किसी स्टूडेंट का नेम एडमिशन करवाने जाते हो आप, तो स्कूल के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो जाता है, ऐसे ही शेड्यूल 1 में उसका नाम लिख दिया जाएगा। भाई ठीक है, तुम आज से भारत का स्टेट हुए, शेड्यूल 1 में उसका नाम लिख दिया। फिर हम उसका क्लास में नाम रजिस्टर करवाते हैं। एक तो ऑफिस में हो गया, ठीक है, जहां हमने ट्यूशन फीस दी है। फिर क्लास के रजिस्टर में उस स्टूडेंट का नेम रजिस्टर करवाना है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे वहां पे स्टूडेंट का क्लास में भी रजिस्टर होगा, ऐसे फिर हम शेड्यूल 4 के अंदर जाएंगे और शेड्यूल 4 में उस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने तेलंगाना बनाया 2014 में। ठीक है, तो तेलंगाना जैसे ही बनता है, हमने शेड्यूल 1 में भी डाल दिया उसको, तेलंगाना नाम का एक स्टेट हमने बना दिया है 2014 में। और शेड्यूल 4 में भी बता दिया कि राज्यसभा में उसकी कितनी सीटें एलोकेटेड होंगी। ठीक है, इस तरीके से 2 शेड्यूल्स में आपको बदलाव करने पड़ेंगे जैसे ही कोई स्टेट के अंदर बदलाव होता है। और आर्टिकल 1 एंड पार्ट 1 ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 1 के अंदर 2 बातें लिखी हुई है। एक तो एक तो नेम ऑफ आर कंट्री। नेम ऑफ आर कंट्री, हमारे देश का नाम क्या है। ठीक है, एक तो ये बात लिखी हुई है। दूसरा, हमारे देश का नेचर कैसा है, हमारा देश कैसा है, हमारे देश की पहचान कैसी है, बेसिक उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। अब कोई पूछे जी आपके बच्चे का नाम क्या है, आप क्या बताएंगे? जी हमारे बच्चे का नाम तो टोनी, मोनी, जो भी तुमने नाम रखा वो है। फिर पूछेंगे जी इसका नेचर क्या है, ये ना बहुत ही ऐसे कंजर्वेटिव सा है, या ये बहुत ही ऐसे लिबरलाइज्ड सा है, आप उसका नेचर बता रहे हैं। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 1 में नेम ऑफ आर कंट्री बताएंगे और नेचर ऑफ आर कंट्री बताएंगे। अब देखो नेम के अंदर भारत के संविधान के अंदर 2 नाम है, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। हमारे देश को 2 नाम दिए हुए हैं। जैसे होता है ना कि ऐसे तो इसका नाम ये है बट घर में इसको ऐसा तो इसका नाम आशा है पर घर में इसको आशु कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2 नाम इसके संविधान में लिखे हैं, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान भारत को कहीं पर भी नहीं कहा हुआ। दूसरा, इसका नेचर कैसा है, तो कहा जी हमारे भारत का जो नेचर है ना, हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारा जो देश है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। वी प्रेफर्ड यूनियन ऑफ स्टेट टू फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसकी वजह है क्योंकि भारत ट्रू फेडरेशन नहीं है।
तो ये फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए, भारत जो है और अमेरिका जो है, दो को कंपेयर कर रहे हैं। यूएसए जो है वो ट्रू फेडरेशन है। यूएसए क्या है? वो ट्रू फेडरेशन है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। भारत ने यूनाइटेड शब्द यूज नहीं किया, यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया है। इन शब्दों का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। और इंडिया, इंडिया के लिए हम क्या कह रहे हैं? ये यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए। अब मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, भारत की बाउंड्री बन गई, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री बन गई। अब जब इंडिया की बाउंड्री बन गई, उसके बाद इसके टुकड़े इस तरीके से कर दिए, भाई तुम बिहार हो, तुम यूपी हो, तुम एमपी हो, तुम हरियाणा हो, तुम गुजरात हो, तुम राजस्थान हो, तुम पश्चिम बंगाल हो, तुम कर्नाटका हो, तुम उड़ीसा हो, तुम जम्मू कश्मीर हो। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले अपनी बाउंड्री सेट कर ली, उसके बाद स्टेट्स को डिवाइड कर दिया। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे हमने स्टेट्स को बांट दिया, ठीक है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या हुआ? अमेरिका के अंदर देखो, जितने भी ये स्टेट थे, ये मान लीजिए अमेरिका है, ये कैसे बना है? अमेरिका की बाउंड्री पहले सेट नहीं हुई। अमेरिका के अंदर क्या हुआ, समझेंगे बात को। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, ये सब स्टेट्स थे। ऐसे 50 स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिले और कहा लेट अस मेक अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आ जाओ हम एक अमेरिका बनाते हैं। अपने में क्या हुआ, पहले बाउंड्रीज बन गई, उसके बाद स्टेट्स हमने कार्व आउट किए हैं। लेकिन वहां क्या हुआ, 50 स्टेट थे और सब लोग मिल गए, बोले आ जाओ अमेरिका बनाते हैं। यानी ये 50 स्टेट्स का एक एग्रीमेंट है, 50 स्टेट्स का एक एग्रीमेंट है। भारत के अंदर कोई एग्रीमेंट ऐसा यूनियन यानी स्टेट्स के बीच में नहीं हुआ। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, यहां पे देखो, पहले बाउंड्री सेट हुई है। इंडिया जो यूनियन है वो स्टेट को क्या कहेगा, स्टेट जितने राज्य हैं उनको क्या कहेगा, ओए राज्य तेरी कोई औकात नहीं है, मैं चाहूं तुझे रातों रात बदल सकता हूं, हमारा मन करेगा हम इतना स्टेट काट के किसी और में मिला देंगे तुम्हें, हमारा मन किया हमने आंध्रा को काट के तेलंगाना बना दिया, हमारा मन किया हमने बिहार को काट के झारखंड बना दिया, हमारा मन किया हमने आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना दिया, तेलुगु स्पीकिंग राज्य बना दिया। मतलब कि हमारा मन करेगा हम राज्यों के साथ कैसे ही छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, उसकी बाउंड्री बदल रहे हैं, उसका एरिया बदल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी स्टेट यूं नहीं कह सकता कि इंडिया हमें आपसे बाहर निकलना है, ये स्टेट ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे तो बाहर जाना है, मैं भारत के अंदर नहीं रहूंगा, नहीं कह सकता। वो भारत के अंदर ही रह के तोड़ मरोड़ करके आप कुछ भी कर लो, लेकिन इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अमेरिका में क्या है, अब अमेरिका के अंदर स्टेट्स क्या कह रहे हैं, ओए अमेरिका तेरी कोई औकात नहीं है, तू हमसे है, हमने एग्रीमेंट किया है तब अमेरिका तुम बने हो। यहाँ इंडिया क्या कह रहा है, ओए बिहार तेरी कोई औकात नहीं है, हरियाणा तुम्हारा कुछ नहीं है, राजस्थान तुम कुछ नहीं हो, हमने तुम्हें बनाया है। पहले इंडिया आया है, फिर स्टेट आए हैं, यहाँ पे पहले स्टेट्स आए हैं, फिर अमेरिका आया है, ठीक है। यहाँ पे इन स्टेट्स ने क्या एग्रीमेंट किया कि हम लोग मिलते हैं और एक अमेरिका बनाते हैं और हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकलेंगे। यानी ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, कोई भी स्टेट यहां से भी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, कोई भी स्टेट ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेट कल को ये कह दे कि मुझे तो जी बाहर निकलना है, ये ऐसे नहीं कह सकता मुझे बाहर निकलना, अमेरिका में भी नहीं कह सकता। दूसरा, अमेरिका के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते कि टेक्सास आधा काट के कैलिफोर्निया पे मिला दिया, आप नहीं कर सकते। वहां की बाउंड्रीज में, वहां के नेम्स में ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो स्टेट की पावर ज्यादा दिखा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? तो अमेरिका जो है वो एक ट्रू फेडरेशन है, इंडिया जो है क्वाजाई फेडरेशन है। क्वाजाई क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्वाजाई का मतलब होता है आधा, आधा फेडरेशन है। क्यों? क्योंकि आपको दिखने में तो सेम दिख रहा है, बाहर से आपको दिख रहा है कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स, अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स, लेकिन जो इनका फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग है। इंडिया जो है पहले इंडिया बना, उसके बाद स्टेट्स कार्व आउट हुए हैं। अमेरिका में पहले स्टेट्स आए, फिर अमेरिका यूनाइट हुआ है, फिर अमेरिका बना है। यहाँ के जो स्टेट है वो तो डिस्ट्रक्टिबल है,
इंडिया के जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, आप उनको तोड़ सकते हो। आंध्रा तोड़ के तेलंगाना बना दिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाल दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारे चेंज कर दिए, किसी स्टेट का नेम बदल दिया, किसी स्टेट की बाउंड्रीज बदल दी। यानी हमारे जो स्टेट है, राज्य है, वो डिस्ट्रक्टिबल है, आप उनको तोड़ मरोड़ कर सकते हो। लेकिन जो अपना यूनियन है, जो अपना इंडिया है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। कोई उसकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देख सकता, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये जो बाउंड्री है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? अब अमेरिका के लिए मैं क्या कहूंगी कि जो स्टेट्स हैं वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, यहाँ पे स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, और यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। ना तो आप अमेरिका की बाउंड्री को तोड़ सकते और ना ही इन स्टेट्स के अंदर तोड़ मड़ोड़ कर सकते। आई होप आपको समझ आ रहा है कि फेडरेशन क्या होता है और यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरेशन। अब हम आर्टिकल 1 पे चलते हैं, हम किताबी बातें भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो किताबी बातें ही पूछेंगे ना। तो आर्टिकल 1 to 4 की हमने बातें करनी है, पार्ट 1 की बात करनी है, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या कहता है, नेम ऑफ स्टेट और टेरिटरी क्या बताता है, सारा शेड्यूल 1 में क्या है हमने देखा। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी यहाँ दो बातें हैं, एक तो हमारे देश का नाम है, एक हमारी पॉलिटी का टाइप है। हमारे देश का नाम है इंडिया और भारत, हमारी पॉलिटी का नाम है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये यूनियन ऑफ स्टेट हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया। इसकी दो वजह है। पहली वजह, जो इंडियन फेडरेशन है या मैं कहूं जो इंडिया है, वो कोई एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। भारत के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट्स के बीच में। दूसरा, स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं है भारत से बाहर निकलने का। कल को ऐसे ये यूपी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो नहीं नहीं अलग देश बनाओ, मैं तो भारत से अलग निकलूंगा। नागालैंड ये नहीं कह सकता मुझे तो अलग देश बनाओ, मुझे तो भारत से बाहर निकलना है। नो, any states have no right to secede from this Federation of India. भारत के भारत की बाउंड्री से कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इंडिया के लिए हमने क्या कहा, इंडिया के लिए हमने कहा कि एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, आप अपने देश की बाउंड्री को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ स्टेट्स को तोड़ मरोड़ के कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हो। अमेरिका के लिए हम क्या कह रहे हैं, उसकी बाउंड्री नहीं छिड़ सकती, नहीं टूट सकती, और वहां पे जो स्टेट्स है वो भी नहीं टूट सकते। ऐसा नहीं है तुमने कैलिफोर्निया को तोड़ के न्यूयॉर्क में मिला दिया, टेक्सास को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते जैसे भारत में कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है फेडरेशन, क्या है यूनियन, इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब उसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले बताई भी है, कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरी में डिस्क्राइब कर रहे हैं। मुझे थोड़ा कोल्ड है, आई एम सॉरी, बिकॉज इट्स 4 AM कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ सुबह 4 बजे, तो सुबह सुबह थोड़ा सा मुझे कोल्ड ज्यादा हो जाता है, बट मैनेजेबल है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 के अनुसार देखिए, जो टेरिटरी है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। पहला है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अक्वायर्ड टेरिटरी। क्या मतलब हुआ, जैसे ही आपने शब्द देखा टेरिटरी, जैसे ही आपने शब्द देखा टेरिटरी, और जैसे ही आपने शब्द देखा यूनियन, यूनियन का मतलब सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे यूटीज जो है वो शामिल नहीं हुई, ओनली स्टेट्स की बात हो रही है। जैसे ही शब्द आया टेरिटरी, यहाँ पे स्टेट्स के साथ साथ यूटी की बातें भी हुई है, ठीक है, मतलब 28 राज्य और 8 यूटी इसमें शामिल हो गए हैं। और साथ में अक्वायर्ड टेरिटरी भी इसके अंदर आ जाएगी। अक्वायर्ड का मतलब कभी ना कभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी से ली है या भविष्य में लेंगे, लाइक गोवा हमने पोर्टुगीज से ली है, इस तरीके से अक्वायर्ड टेरिटरी भी इस टेरिटरी शब्द में आ जाएगा। यानी टेरिटरी वर्ड इज ब्रॉडर देन यूनियन वर्ड, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 दोनों को इकट्ठा समझेंगे।
आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 क्या कह रहा है इसको समझिए। आर्टिकल 2 जो है दो बात कर रहा है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या मतलब? किसी ऐसी जमीन को भारत का हिस्सा बनाना जो आज तक भारत का नहीं था। ये इंडिया है, ठीक है, यहां पे कोई लैंड है, आपने इस लैंड को इंडिया के अंदर एडमिट करा दिया, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब आज से ये भी हमारा राज्य होगा, लाइक सिक्किम, ठीक है, जो कभी चौग्याल्स का था उसको भारत ने लिया, भारत के अंदर शामिल हुआ, ठीक है। तो यानी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट का ये मतलब है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब क्या है? बाहर जमीन पड़ी है, आपने इनको तोड़ मरोड़ करके कि ठीक है ये दो टुकड़े हैं, हम ये एक राज्य बना देते हैं और इसको भारत में ले लेते हैं, हमने एक नया राज्य इस्टेब्लिश कर दिया भारत के लिए, ठीक है। तो मतलब नए स्टेट की, आर्टिकल 2 हमेशा उस स्टेट की बात कर रहा है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था, बाहर से हमने लाके उसको इंडिया में शामिल किया है। आर्टिकल 3 क्या बात करता है? आर्टिकल 3 ऐसे स्टेट्स की बात करता है, यानी ये ऑल्टरेशन की बातें करता है, ऑल्टरेशन की बातें करता है। कैसे ऑल्टरेशन की बातें करता है? एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर ही अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब वो स्टेट ऑलरेडी भारत का है, अब आपको उसमें ही चेंज करने हैं। कैसा स्टेट, कैसे चेंज करने हैं? फिदा चेंज करने हैं, फिदा से याद रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, इस तरीके से आपको उसका नाम बदलना है, आपको उसका एरिया डिक्रीज करना है, आपको उसकी बाउंड्री चेंज करनी है। मतलब किसकी? जो ऑलरेडी हमारा राज्य है, जैसे आप बिहार की कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, कर्नाटका की कर रहे हैं, उड़ीसा की कर रहे हैं, गुजरात की कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, अरुणाचल की कर रहे हैं, मतलब ये वो स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी भारत के हैं, आपको उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3 का यूज करना है। और जो ऐसी जमीन जो कभी भारत की नहीं थी आप भारत के अंदर एडमिट करवा रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 2 जो है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट नए स्टेट की, जो भारत का कभी पार्ट नहीं था उसका एडमिशन की बातें कर रहा है, ठीक है। और पार्लियामेंट को ताकत है, पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है इस चीज को करने के लिए, मतलब किसी नए स्टेट को, किस नए स्टेट को भारत में शामिल करना है, किस नए स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, ये सारी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 2 के लिए यानी दो बातें हैं, टू एडमिट और टू इस्टेब्लिश, यानी एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट जो भारत से बाहर की है वहां की रीएडजस्टमेंट की बातें आर्टिकल 2 कर रहा है, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या कर रहा है उसको देखेंगे हम। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है आपके देश के अंदर, उनके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3, ठीक है। ये भी पार्लियामेंट की ही पावर है कि आप स्टेट में क्या क्या चेंज कर सकते हो। फिदा, फिदा से आपको याद रखना है, ठीक है, कि हम तुम पे फिदा हुए, है ना। फिदा शब्द आपको पता होगा, उर्दू का एक शब्द है। एफ से मतलब क्या है? फॉर्म अ न्यू स्टेट, आप कोई नया स्टेट बना रहे हो, दो स्टेट को मिला के या एक स्टेट से किसी को अलग करके, यानी कि किसी दो स्टेट्स को यूनाइट करके किसी एक स्टेट से आप कार्व आउट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो टेरिटरी को, ये तो हो गया फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। फिर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, आपने किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर दिया, आपने किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज कर दिया, डिमिनिश कर दिया, आपने किसी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर दिया, आपने किसी स्टेट का नेम चेंज कर दिया। तो ये जो फिदा है यानी फॉर्म न्यू स्टेट, न्यू स्टेट का मतलब ऐसे नहीं है बाहर से आप कुछ ला रहे हो, मतलब आपने क्या किया, आंध्र प्रदेश के टुकड़े करके तेलंगाना बना दिया, मतलब आपने तेलंगाना नाम का एक नया स्टेट बना दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की एरिया को डिक्रीज कर दिया, इसकी बाउंड्रीज चेंज कर दी, नेम चेंज कर दिया, इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं फिदा से आपको याद रखना है। एफ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आई से इंक्रीज इन एरिया, डिमिनिश इन एरिया, ठीक है, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। अब इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है अब उसको समझो। देखो जो पार्लियामेंट है उसके हाथ में ये पावर है, आर्टिकल 2 की भी और आर्टिकल 3 की भी, कि अगर आपको कोई नया स्टेट एडमिट करवाना है या आपको ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टेट्स के अंदर चेंजेस करने हैं, तो ये सारी पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है, ओनली पार्लियामेंट को है। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट के अंदर ये बिल, ये आवाज उठेगी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बातें उठेगी, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी।
पहले ये जो मैटर है ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाएगी, प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाएगी कि सर हम फला स्टेट का नाम बदलना चाहते हैं। अब प्रेसिडेंट जी कहेंगे रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, मतलब उनको पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन में आपको ये बात हमको हाँ या ना में बतानी है, हम ये काम कर दे या ना कर दे। तो राष्ट्रपति के लिए देखो क्या होता है, आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि आप उनसे पूछ रहे हो, बिकॉज प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करते हैं, उनके पास भी कुछ होती है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, बट उनकी बातें हम तब करेंगे जब प्रेसिडेंट की बातें करेंगे। 99.99 केसेस क्या होते हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक लिमिटेड टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में, जिस राज्य के अंदर हमको चेंज करने हैं, मान लीजिए हमको आंध्रा के अंदर ही चेंज करने हैं, तेलंगाना बनाना था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया होगा, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास यानी विधान सभा के पास वो बिल भेजा होगा कि आंध्र प्रदेश हम आप में से तेलंगाना अलग करवा रहे हैं। ठीक है, हम आप में से तेलंगाना को कार्व आउट कर रहे हैं, अलग करवा रहे हैं, और आंध्रा को कह देंगे तेरे पास इतना टाइम है, तुम्हें इतने समय में हमें जवाब वापस देना है, अगर नहीं देते तो हम तुम्हारी स्वीकृति ही मानेंगे। ठीक है, अब आंध्रा हाँ कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंध्रा के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो यस कहेगा, या तो वो नो कहेगा, या तो वो चुप रहेगा, वो कुछ नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, उसने यस कहा या नो कहा या वो चुप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का ही होगा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, उसको यस ही माना जाएगा, वो कुछ ही कहे। ठीक, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने उस राज्य तक वो बात पहुंचा दी। अब क्या होगा, ये बात प्रेसिडेंट तक जाएगी, जो भी डिसीजन होगा प्रेसिडेंट वापस उसको पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, और पार्लियामेंट फिर अपने हिसाब से प्रोसीजर शुरू करेंगे। कैसे, अब लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल पास होगा, कैसे, सिंपल मेजोरिटी से। किससे, सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरी फर्स्ट क्लास देखना, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, अब मैं बार बार आपको पूरी क्लास में ये नहीं बताऊंगी सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, मैं सिर्फ शब्द यूज करूंगी। जिसको नहीं पता फर्स्ट वीडियो पे जाना प्लेलिस्ट की, आपको पता लग जाएगा। अब सिंपल मेजोरिटी से ये मैटर पास होगा, पास होने के बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पे साइन करेंगे, और वो जो आपने चेंजेस किए हैं वो इनेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहला स्टेप है प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है। प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद कंसर्न्ड स्टेट तक वो मैसेज पहुंचाएंगे प्रेसिडेंट कि हम आपके राज्य के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। वो स्टेट कुछ भी कहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रोसेस पार्लियामेंट में शुरू होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों से सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजे जाएंगे, सिग्नेचर जैसे ही होंगे वो चीज लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं, जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब ये तो बात थी राज्य की, आंध्र प्रदेश एक राज्य था, हमने उसकी बात कर ली। अगर ऐसे ही कुछ चेंजेस यूटी में करने हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में करने हैं, तो क्या होगा। यूटी में अगर ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं स्टूडेंट्स, तो आपको उस यूटी से पूछने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हमने क्या किया, हमने दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली दोनों को मर्ज करके एक बना दिया, तो हमें इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट सीधा ये एक्शन ले लेगा। प्रेसिडेंट की परमिशन से पार्लियामेंट सीधा ये एक्शन ले लेगा, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित, जिसको यूनियन ही शासन करेगा, जिसमें यूनियन ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो इसमें इन यूटी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने आंध्रा में बिल भेजा था, यहाँ पे बिल नहीं आएगा, डायरेक्टली पर पार्लियामेंट ही डिसीजन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूटी के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो ये भी हमने बात कर ली, यूटी के केस में क्या है, स्टेट के केस में क्या है, ये सब पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर होती है। ठीक है, सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती है, किसी का नाम चेंज करना, किसी की बाउंड्री चेंज करनी, किसी नए स्टेट को एडमिट करवाना, ये सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती है, और ये सब काम सिंपल मेजोरिटी से होंगे, सब काम
सिंपल मेजोरिटी से होंगे। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सब चेंजेस आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। नहीं होंगे, नो नो, नॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, नॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। क्या मतलब हुआ इस बात का? आर्टिकल 368 क्या बताता है? आर्टिकल 368 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, जहां स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और ये क्या कह रहा है आर्टिकल 4 की आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे, किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, बाउंड्री चेंज कर रहे हो, कोई नया स्टेट एडमिट कर रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो, ये सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी से किए जाएंगे। स्पेशल मेजोरिटी का यूज इसमें नहीं होगा, यानी आर्टिकल 368 वाली प्रोसेस का यूज नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी बिल माने जाएंगे, ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी से सारी चीजें पास होगी। और एक और बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि अगर आपको किसी स्टेट की बाउंड्री, किसी स्टेट बाउंड्री को आपको सिसीड कराना है, मतलब भारत से निकाल के किसी दूसरे देश को देना है, तो आप आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 से नहीं कर सकते। वहां पे आपको आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग यानी आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको और सिंपल करके बताती हूँ। मैंने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस, ये कोई राज्य है, मैं क्या बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये राज्य है, आंध्रा का ही एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक राज्य है, ठीक है। हमें क्या करना था? आंध्र प्रदेश को कार्व आउट करके तेलंगाना बनाना है। तो हमने क्या किया? हमने सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया। किससे? सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया। क्लियर? यहां हमने आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं किया क्योंकि आर्टिकल 3 का यूज हुआ है, ठीक। अब सेकंड केस मैंने लिया, मुझे क्या करना था? मुझे गोवा पोर्टुगीज से, जो हमारा राज्य नहीं था, हमने उसको अक्वायर किया, गोवा को इंडिया में शामिल किया, इंडिया में शामिल किया यानी एडमिट करवाया किसी नए स्टेट को। यहां भी मैंने क्या किया? सिंपल मेजोरिटी से काम करवा दिया, यानी फिर से स्पेशल मेजोरिटी और आर्टिकल 368 का यूज नहीं हुआ, ठीक। अब मुझे क्या करना है? मान लीजिए बेरूबरी नाम का कोई जगह मुझे पाकिस्तान में देनी है, बेरूबरी नाम का कोई प्लेस मुझे पाकिस्तान में देना था, जो इंडिया में था बट वो पाकिस्तान का है, मुझे पाकिस्तान में देना है। या मैंने क्या करना है? मेरे 51 एनक्लेव्स, मेरे कुछ जमीन के टुकड़े हमने बांग्लादेश को दिए हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है? आप देखो, बेरूबरी यूनियन केस जो है वो, या फिर जो बांग्लादेश को आपने जो जमीन के टुकड़े बांग्लादेश को दिए हैं, वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया है। यानी जैसे ही आपको कोई जमीन का टुकड़ा भारत का है, वो भारत से निकाल के किसी दूसरे देश को देना है, तो वहां पे आर्टिकल 368 का यूज होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज होगा। यानी वहां पूरी प्रोसेस चलेगी स्पेशल मेजोरिटी वाली। आर्टिकल 368 में कैसे क्या प्रोसेस होती है, फर्स्ट वीडियो में जाओगे आपको पता लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें लिखी हुई है कि अगर आपको अपनी जमीन का टुकड़ा अपने देश से निकाल के दूसरे देश में देना है, बाउंड्री से बाहर निकालना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का जब भी यूज करोगे तो सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। ये बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है, ठीक है। आई होप आपको अब तो क्लैरिटी मिल गई होगी आर्टिकल 4 क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो सेसेशन आपको करना है, मतलब इंडियन टेरिटरी से किसी फॉरेन टेरिटरी को अपनी जमीन देनी है, सेसेशन का मतलब है आपको निकाल के देनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा। उसके अलावा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब भी यूज करोगे, यानी किसी नए स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट और किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया बाउंड्री ये सब चेंज कर रहे हो, तो आपको अमेंडमेंट नहीं करनी है संविधान में, आप एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का यूज करोगे, आप सिंपल मेजोरिटी से वो काम कर दोगे। तो ये बात थी आर्टिकल 4 की। हमने आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 पढ़ा है, ठीक है। अभी स्टेट की कहानी खत्म नहीं हुई है,
कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए, 1956 से पहले क्या था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये सब बातें अभी पेंडिंग है। कौन सा राज्य कब बना है, भाषा के आधार पे क्या बना है, कौन कौन सी कमेटी रिलेटेड है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, फजल अली कमेटी, जेवीपी कमेटी, एस के धार कमेटी, अभी बहुत सारी और बातें हैं स्टेट और यूटीज को लेके जो हमें करनी है। बट अभी के लिए इस सेशन में हम इतना ही करेंगे, बिकॉज लंबी लंबी वीडियोस जो है वो आपके दिमाग से फिर कंसेप्ट उड़ा देंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जिनको समझ ही नहीं आई होती, तो उन स्टूडेंट्स का भी मुझे ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको बताना है, क्यूओडी आज का क्वेश्चन 1 जो है वो क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि अगर आपको किसी राज्य का नेम चेंज करना है, इफ वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, देन वी विल यूज देन वी विल यूज आपको बताना है ए ऑप्शन आर्टिकल 2, बी ऑप्शन आर्टिकल 3, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। एक तो ये क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 में एक और पूछ रही हूं आपसे, हु कैन रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, ठीक है, और चेंज इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। किसको एम्पावरमेंट है भारत के पॉलिटिकल मैप को चेंज करने की या स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की? ए ऑप्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की विधानसभा, ठीक, दूसरा पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट, या डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव यानी नोटा, नन ऑफ द अबव। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं कि भारत के मैप्स में चेंज करने हैं तो कौन कर सकता है, या भारत के अंदर किसी राज्य का नाम बदलना है तो कौन से आर्टिकल का यूज होगा। आई होप आपको अच्छा लगा ये सेशन, आपको क्लैरिटी मिली आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।